नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं हम लोग और चैप्टर 3 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। लास्ट क्लास में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ के बारे में पढ़ रखा है हम लोगों ने कि जो डिफरेंट टाइप के आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें हमने देखा था कि एक डेडली डिजीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक होता है, जिसके बारे में हम पढ़े थे HIV के बारे में। HIV वायरस जो है वो एड्स कॉज करता है। HIV वायरस की वजह से क्या होता है, एड्स होता है। और एड्स आपका क्या है, एक लाइलाज बीमारी है। इसीलिए एड्स को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, आपको उसको रोकना है, प्रिवेंट करना है। एंड दैट इज़ वाई आपको हेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिस ज़रूरी हो जाता है, जिसमें इफ़ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है दो पार्टनर्स के बीच में तो ज़रूरी है कि दोनों ही पर्सन किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से इन्फेक्टेड ना हो। एंड इफ़ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो प्रॉपर जो प्रोटेक्शन होता है उन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए कायदे से फिज़िकल रिलेशन मेंटेन करना होता है, ताकि कपल्स को क्या हो, दोनों ही कपल्स को, हस्बैंड वाइफ को क्या हो, कोई भी दिक्कत ना हो, या जो लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं उन्हें कोई आगे जा कर के परेशानी ना हो। ठीक है ना। आज आगे हम पढ़ेंगे बच्चों कि जो कपल्स होते हैं, बेसिकली हस्बैंड वाइफ अगर जो होते हैं, शादियां हो जाती हैं हमारे यहाँ पे, तो एक टाइम पे हम क्या होता है कि फैमिली प्लान करने लगते हैं एंड उनको बच्चे की ज़रूरत होती है, बच्चा करना होता है लोगों को। तो शादी के बाद में बच्चा करने में कुछ लोगों को, कुछ ऐसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, या हस्बैंड वाइफ में आप मेल और फीमेल कंसिडर करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार मेल में कुछ दिक्कतें आती हैं एंड कई बार ऐसा होता है कि फीमेल बॉडी में कुछ दिक्कत होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करना, क्योंकि कंसीविंग जो होता है वो फीमेल बॉडी में ही होता है, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसी चीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। कंसीव करने में क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को किस तरीके से, कौन कौन सी हमारे पास सहायक तकनीकें हैं जिनसे हम उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, दूर किया जा सकता है और ऐसे कपल को बच्चे का भी सुख मिल सकता है। ठीक है, उसमें एक आपका सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है, इम्पैक्ट है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट एक टर्म है चिकित्सकीय सगर्भता समापन। ये क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या होता है, हमने जब बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ा था तो उसमें एक अबॉर्शन वर्ड जो होता है, अबॉर्शन वर्ड जो होता है कि चलो ठीक है, अगर गलती से या जो भी है हस्बैंड वाइफ हैं, अगर बच्चा नहीं चाहते हैं तो बच्चे को क्या किया जाए, अबॉर्ट कर दिया जाए। बच्चे को क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है, सगर्भता को क्या है, प्रेगनेंसी को समाप्त कर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब हस्बैंड वाइफ हैं या जो भी कपल हैं, या कई बार ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनमें फीमेल क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। समटाइम्स जो होता है कि अबॉर्शन आपका अगर कोई फीमेल करा रही है तो उसमें मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि फीमेल को बच्चा नहीं चाहिए होगा। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ लोगों के क्राइम की वजह से फीमेल को झेलना पड़ जाता है। लेट्स से कि किसी लड़की का रेप हो गया है, किसी के साथ, किसी लड़की के साथ किसी ने बदतमीज़ी कर रखी है और वो लड़की बेचारी क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, तो उस लड़की को जो है वो बच्चा समाप्त करना पड़ता है, प्रेगनेंसी को समाप्त करना पड़ता है। एंड इसीलिए तो उसके प्रेगनेंसी को क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। कई बार जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं उनको भी बच्चा नहीं चाहिए होता है, तो वो भी क्या करते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। इसी के साथ में बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं। कई बार अडल्ट्स या जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होती है, तो फीमेल जो है, बेचारी लड़की जो है वो क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड उस जो आपका अनवांटेड प्रेगनेंसी होता है उसको टर्मिनेट करने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है एंड डॉक्टर क्या करता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देता है। तो
गर्भकाल क्या है आपका, जेस्टेशन पूर्ण होने से पूर्व, मतलब जो जेस्टेशन आपका क्या है, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, क्या कि जाइगोट जो है, जो एम्ब्रियो है वो क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, उस टाइम से लेकर के 9 महीने तक का जो जेस्टेशन पीरियड आपका चलता है, उसके पहले ही 2-3 माह के पहले ही अगर कोई फीमेल है जो कि 3 महीने से पहले, 2 महीना 3 महीने के बीच में जो डिफरेंस होता है, उस जो ड्यूरेशन होता है उसके बीच में अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। यही एक अच्छा कंडीशन होता है, यही एक अच्छा टाइम होता है जब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अदरवाइज इस टाइम के बाद में 4 महीने 5वें महीने में प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जा सकती है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जब 4 महीने 5 महीने के बाद में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। तो जेस्टेशन पूर्ण होने से पूर्व अनचाहे गर्भ की स्वैच्छिक समापन की जो प्रक्रिया होती है उसी को चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहा जाता है, कि किसी को बच्चा नहीं चाहिए और वो क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दे रहा है, इसी को कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जा रहा है। सामान्य रूप से इसे उत्प्रेरित गर्भपात या इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहा जाता है। अब इसमें क्या है ना आपका कि कई सारे ऐसे इसके रीजंस हैं, रेप हो गया है, गलती से लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, या समटाइम्स हस्बैंड वाइफ को बच्चा नहीं चाहिए, ये तो आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें अबॉर्शन ठीक है आपने करा लिया कोई बात नहीं, लेकिन इसका एक दुरुपयोग भी है। दुरुपयोग ये है कि जो हमारा समाज है इसमें हमेशा से ही लड़कियों जो गर्ल चाइल्ड होती है, बहुत सारे समाज में हमारे इंक्लूडिंग फीमेल भी ज़्यादातर पुरुषों द्वारा ये दबाव डाला जाता है या परिवार के द्वारा ये दबाव डाला जाता है कि हमें गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए। अब उस दौरान क्या होता है कि भाई लड़की नहीं चाहिए, अब लड़की पता कैसे चलेगा कि जो औरत प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो उसके पेट में लड़की ही है, ये पता कैसे चलेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जब पता चल जाता है कि भाई ये जो महिला है इसके पेट में लड़की है, गर्भवती है, वो फीमेल चाइल्ड है, तो क्या किया जाता है, परिवार के द्वारा प्रेशर डाला जाता है कि भाई हमें लड़की नहीं चाहिए और बच्चे को गिरा दो, बच्चे को समाप्त कर दो। तो भी महिलाओं पर बहुत सारा प्रेशर होता है और उनको क्या किया जाता है, अबॉर्ट करा दिया जाता है, उस बच्चे को अबॉर्ट करा दिया जाता है। ये एक अपराध है। जब फीमेल गर्ल चाइल्ड जो है आपका, फीमेल चाइल्ड है, उसको ना जन्म देने के कारण आप उसको नहीं चाहते हैं और अगर ऐसे में अबॉर्शन हो रहा है तो ये एक अपराध है। और इस अपराध को रोकने के लिए ही 1971 में जो भारत सरकार है ये क्या लाती है, एक प्रावधान लाती है कि अगर जो हमारे अस्पताल हैं उनमें अगर ये एमनियोसेंटेसिस हो रहा है, जो एक जांच होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे, ये जांच कराई जाती है, या कोई जो दंपति हैं अगर ज़बरदस्ती गर्ल चाइल्ड होने की वजह से अबॉर्शन करा रहे हैं तो उसको अपराध की कैटेगरी में माना जाएगा, उसको अपराध माना जाएगा और उसके लिए जुर्माना वगैरह भी तय किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि हम एक शिक्षित समाज में रह रहे हैं, सभ्य समाज में रह रहे हैं, तो ये लड़का लड़की का जो डिफरेंस ज़माने से चला आ रहा है, अब इसको दूर करना बहुत आवश्यक है। दूर भी हुआ है, कुछ हद तक दूर भी हुआ है, लेकिन अभी भी ये चीज़ें बाकी हैं। तो एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते यहाँ पे ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो, आप उसको मारो मत। मारना क्यों? मारने से क्या होगा, क्योंकि आप अबॉर्शन करा रहे हो। अबॉर्शन जो होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसका ऑपरेशन के थ्रू फीमेल बॉडी में काट छाट किया जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती है, तो उसका असर भी फीमेल बॉडी पर पड़ता है, उसके हेल्थ पर पड़ता है। तो आप ये चीज़ कम करके, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिससे आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो, तो उन प्रैक्टिसेस को अपना करके आप प्रेगनेंसी अवॉइड कीजिए, ना कि प्रेगनेंसी होने पर आप अबॉर्शन करवाइए। ये चीज़ें नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इससे फिर फीमेल बॉडी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और फीमेल बॉडी में एक और बच्चा
पल रहा है, एक और जान पल रही है, आप उसको मार रहे हो, तो ये भी एक क्राइम है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो लड़का लड़की में भेदभाव, ये किस समाज की तरफ आप जा रहे हो? अभी भी 21st सेंचुरी चल रहा है और इसमें आज भी यही सारी चीज़ें हो रही हैं। कहाँ से हो रही हैं भाई? इंसान तो दोनों है ना, दोनों को ही इंसान मानिए, दोनों को ही इस तरीके से पालन पोषण उसका कीजिए कि आपको ये ज़रूरत ही ना पड़े बताने की कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊपर है, ये नीचे, ये सुपीरियर इन्फीरियर, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इस तरीके के आपको अपराध करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 1971 में सरकार क्या की है, इस भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने कानून भी बना रखा है। अब अगर कोई भी परिवार पैसे दे करके अस्पताल में डॉक्टरों से ये ज़बरदस्ती जांच करवा रहा है, तो डॉक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होगा और जो परिवार है वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। दोनों ही अपराधी माने जाएंगे और दोनों को ही सज़ा जो है, जो बनाया गया है रूल में, उसके हिसाब से सज़ा भी दी जाएगी। ठीक है, उल्बवेधन क्या होता है, तो अबॉर्शन क्या होता है, ये चीज़ें हमने समझ लिया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है। आते हैं उल्बवेधन पे, जिसके बारे में मैंने अभी आपको कहा कि कौन सी ऐसी जांच होती है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से पता चलता है कि जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है वो लड़का है कि लड़की है। तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? देखिए, हमने जब प्रेगनेंसी का पढ़ा था तो यूट्रस में क्या होता है, जब आपका जो बच्चा है वो पल रहा होता है तो यूट्रस के चारों तरफ, मतलब चाइल्ड के चारों तरफ, बच्चे के चारों तरफ 3-4 लेयर बन जाती हैं। ये जो लेयर होती हैं इसमें आपका एक होता है एमनियन। क्या होता है? एमनियन होता है। ये जो एमनियन होता है इसके बीच में एक खाली जगह होता है जिसको एमनियोटिक कैविटी कही जाती है। इसी कैविटी में फ्लूइड भरा रहता है। मैं ऐसे हो जाती हूँ। इसी कैविटी में क्या भरा रहता है? फ्लूइड भरा रहता है। तो इस फ्लूइड को कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है आपका, ये बच्चे को चोट से या फिर जो उसको वाटर की कमी होती है या फिर पोषण जो चाहिए होता है वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कराता है। बच्चे को किसी आघात से बचाता है, एक स्पंज की तरह काम करता है मदर की यूट्रस की लेयर के बीच में और बच्चे के बीच में। तो इसी फ्लूइड में क्या होता है, इसी फ्लूइड में जो बच्चा है वो 9 महीने तक तैरता रहता है, पड़ा रहता है। तो ये जो फ्लूइड होता है इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं, आपके भ्रूणीय सेल होते हैं। तो ये जो भ्रूणीय सेल होता है, भ्रूणीय कोशिका होती है, इसी कोशिका को क्या करा जाता है, इसी कोशिका से निकाला जाता है और कोशिका को निकाला जाता है और सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू क्या किया जाता है, उस कोशिका को अलग कर लिया जाता है और कल्चर मीडियम में गुणसूत्र को निकाला जाता है एंड उसी से चेक किया जाता है कि जो बच्चा है माँ के गर्भ में वो लड़का है कि लड़की है। यहाँ पे एक पिक्चर लगा हुआ है, ये देखिए, ये जो है, ये बच्चा जो है ये इसी एमनियोटिक फ्लूइड में क्या कर रहा है, तैर रहा है। ये है प्लेसेंटा, जिससे क्या हो रहा है, बच्चे को पोषण मिल रहा है। ठीक है, तो इस एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड जो यहाँ पर है इसको सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं उसे अलग कर लिया जाता है और फिर उसको चेक किया जाता है, इसका डीएनए टेस्ट किया जाता है और पता करा जाता है कि जो बेबी है, जो बच्चा है वो क्या है, लड़का है कि लड़की है। क्या लिखा हुआ है, दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड, फीटल सेल्स हैं ये आपके, और ये जो है ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है, बच्चा जो है वो विकसित हो रहा है। ये है आपका यूटेराइन वॉल, एंडोमेट्रियम है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का काम हमने डिस्कस कर रखा हुआ है। सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का और फीटल सेल को चेक किया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन उसका होता है डीएनए का एनालिसिस करके। ठीक है ना, तो ये जो होता है इसी से पता चलता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। हिंदी में इसको हम कहते हैं उल्बवेधन। क्या कहते हैं, उल्बवेधन कहते हैं। 1994 में गवर्नमेंट जो है हमारी, उसने क्या किया कि भाई बहुत ज़्यादा ये जांच हो रहा था, अल्ट्रासाउंड मेथड से ये पता किया जाता था कि भैया ये बच्चा है कि बच्चा जो है वो लड़का है कि लड़की है। तो 1994 में गवर्नमेंट ने एक और प्रावधान लाया जिसको क्या कहा जाता है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 को लाया, जिसके तहत क्या किया गया, सभी जो आनुवंशिक केंद्र हैं आपके, ये जेनेटिक केंद्र है जहाँ पे डीएनए टेस्ट वगैरह किया जाता है, इन प्रयोगशालाओं का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया ताकि जिस जो है ये
चाइल्ड जो बेसिकली कन्या भ्रूण हत्या का जो अपराध हो रहा है उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे हम आते हैं, हमने डिस्कस किया था शुरुआत में ही कि कई बार ऐसा होता है, इसके बहुत सारी रीजंस हैं कि महिला और पुरुष दोनों में ही कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। कभी पुरुष में कोई समस्या आ जाती है, कभी महिला में कोई समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है, मतलब जो माँ है, वो गर्भवती होने से वंचित रह जाती है। तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। जो माँ है वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है तो उसको कहा जाता है बंध्यता कहा जाता है, या बांझपन कहा जाता है, या इनफर्टिलिटी बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ये इनफर्टिलिटी के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। इसका फिज़िकल रीज़न हो सकता है कि कई बार स्पर्म जो है वो काफ़ी वीक है, या स्पर्म बहुत कम नंबर में बन रहा है, या फिर स्पर्म जो है वो ओवम तक नहीं पहुंच पा रहा है। जन्मजात कुछ दिक्कतें आती हैं, म्यूटेशन के थ्रू, उत्परिवर्तन के थ्रू कई बार होता है कि आनुवंशिक रोग हो सकते हैं इसके, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है इसका, साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा, जो हमारे मानसिक ये आपका लेवल होता है, जो मानसिक स्तर होता है, मतलब जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है बेसिकली। मेंटल हेल्थ भी स्पर्म या ओवम के बनने में, उनके क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, एंड प्रेगनेंसी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ओवरऑल मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी प्रभाव डालता है। इम्यूनोलॉजिकल प्रतिरक्षात्मक समस्या आती है कि ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, स्पर्म को कुछ फॉरेन मटेरियल समझ करके उसको डाइजेस्ट कर जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। पैथोलॉजिकल इफेक्ट आ जाते हैं कई बार, रोग ग्रसित है जो बैक्टीरिया है या स्पर्म्स है, या जो बैक्टीरिया है या वायरसेस हैं, ये आपको अफेक्ट कर जाते हैं, जिससे आपका जो स्पर्म काउंट है या फिर ओवम जो है वो हेल्दी नहीं बन पाता है। ड्रग्स वगैरह का इशू भी होता है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेते रहने से भी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या क्या सहायता हमें, मतलब अभी आज के टाइम पे कई सारे तकनीकें आ चुकी हैं और ये किस तरीके से हेल्प करते हैं। बट उसके पहले फीमेल में किस तरीके से समस्याएं आ सकती हैं, जो हमने अभी पढ़ा, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, और आपके जो जन्मजात की, ये किस किस तरीके से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। फीमेल किस तरीके से अनहेल्दी हो सकती है जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है। तो ये है इरेगुलर ओव्यूलेशन। इरेगुलर ओव्यूलेशन आपका कब हो रहा है कि उसके भी बहुत सारे इफेक्ट, रीजंस हैं उसके। साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, एनवायरमेंटल इफेक्ट भी है, जो खाने पीने की व्यवस्था है उसका इफेक्ट भी है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं, इनमें एक बड़ा ही कॉमन डिजीज़ सुनने को मिलता है जिसको कहा जाता है PCOD बोला जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोला जाता है। इसी को PCOS भी कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली जो ओवरी में ओवम बन रहा है हमारा, वो क्या होता है, वो मैच्योर नहीं हो पाता है, फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पाता है, और वो सिस्ट के फॉर्म में, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ओवरी का, वो सिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फॉलिकल से ओवम जो है वो रप्चर नहीं कर पाता। एंड जो ओव्यूलेशन के थ्रू जो पीरियड का एक साइकिल बना हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है, वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अगर इवन पीरियड हो भी रहा है, बट जो ओवरी में ओवम बन रहा है वो मैच्योर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार की बंध्यता अधिकतर स्त्रियों में देखी जाती है। अंडोत्सर्ग जो है, अनियमितता के अनेक कारण हो सकते हैं। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इसका मेन रीज़न है। जो PCOS हो रहा है या फिर PCOD हो रहा है, इसका कारण जो है आजकल का खान पीना जो हमारा है, खाने पीने की जो व्यवस्था है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा पिया जा रहा है, स्मोकिंग है, तो ड्रिंकिंग है,
अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, स्पेशली आपके जो आपका डाइट है उसमें अनहेल्दी प्रैक्टिस के कारण पीसीओएस की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है। आप इसको ठीक भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये ठीक करने जैसा बीमारी नहीं है, ये क्योर किया जा सकता है। डाइट को हेल्दी रखना है, एक्सरसाइज करना है, जिससे ये ठीक भी हो सकता है। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है, फैलोपियन नलिकाओं में संरचनात्मक त्रुटि जो होती है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन फैलोपियन ट्यूब्स। कई बार जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है वो सीधा सीधा सा नहीं है, बहुत नैरो है, बीच में मुड़ा हुआ सा है, जिसकी वजह से जो ओवम है, जो एग है, वो क्या होता है, वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है। एंड स्पर्म जो होता है, स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। स्त्रियों की फैलोपियन नलिकाओं में सिकुड़न या मार्ग अवरुद्ध होने के कारण शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल, अब ये स्ट्रक्चरल जो बनावट है, क्योंकि ये जन्म जाता है, तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ऑपरेट करके इसको ठीक भी किया जा सकता है, या फिर डायरेक्टली स्पर्म को क्या किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है ना, हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हेल्प किया जाता है कंसीव करने में। नलिका बंध्यता, ट्यूबल इनफर्टिलिटी क्या है, फैलोपियन नलिका के संक्रमण के कारण स्त्रियों में बंध्यता पाई जाती है। नलियों के संक्रमण के अनेक कारणों में से मुख्य कारण है पेल्विक प्रदाह रोग, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो होता है। स्पेशली ये क्या है, आपका फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, रोग ग्रसित हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो क्या होता है, शुक्राणु आपका अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसके अलावा आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है क्लेमाइडियासिस, इसके कारण भी क्या होता है, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। गर्भाशय की ग्रीवा में भाग दोष जो होता है, या आपका जो सर्विक्स है, ये भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। यूट्रस का जो सर्विक्स वाला ये आपका भाग है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं हो पाता है। इसको भी ऑपरेट करके, इसको भी डॉक्टर की हेल्प से इसे ठीक किया जा सकता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या है आपका, एंडोमेट्रियोसिस में जो एंडोमेट्रियम है, ये आपका ये क्या है, कुछ इस तरीके से, तो अंदर की तरफ जो एंडोमेट्रियम होता है, ये एंडोमेट्रियम क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये सर्विक्स की तरफ आ जाती है। बेसिकली एंडोमेट्रियम वाली जो वॉल होती है, जो लेयर होती है, वो बढ़ जाती है और वो सर्विक्स की तरफ आती है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है आपका, डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और इसके कारण भी क्या होता है, प्रेगनेंसी को कंसीव करने में क्या होता है, इशू होता है। इस रोग में गर्भाशय की अंतः स्तर जो है, एंडोमेट्रियम जो है, गर्भाशय के बाहर भी बढ़ जाती है, जिसके कारण आर्तव काल, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है और प्रेगनेंसी को कंसीव करने में क्या होता है, इशू आता है। अब आते हैं, ये तो फीमेल में हमने कुछ इशूज़ देखे जिसकी वजह से क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है वो उसमें दिक्कत होता है। पुरुषों में इनफर्टिलिटी के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कुछ को हमने डिस्कस किया था। स्पर्म जो है अच्छी क्वालिटी का फॉर्मेशन उसका नहीं होता है, या कई बार ऐसा होता है कि स्पर्म जो है वो बहुत कम नंबर में बनते हैं, एंड जो स्पर्म बन भी रहे हैं वो ओव्यूल तक जो है, सॉरी नॉट ओव्यूल, ओवम तक जो है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो शुक्राणुओं से एलर्जी, जो फीमेल बॉडी है वो क्या हो रहा है, जैसे ही शुक्राणु आपके वजाइना तक पहुंच रहे हैं, फीमेल बॉडी तुरंत उसके अगेंस्ट में एक्ट करती है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम तुरंत एक्ट करता है एंड कुछ एंजाइम्स सेक्रीट होता है जो स्पर्म को क्या कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। कुछ स्त्रियों में शुक्राणुओं से एलर्जी होती है, इन स्त्रियों में शुक्राणुओं के लिए प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज बन जाते हैं एंड शुक्राणुओं का क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। पुरुषों में नलिका का बंद हो जाना, जो वास डिफरेंशिया होता है ये बंद हो जाएगा। आपके क्या हो रहा है, सेमिनल वेजिकल्स जो हैं आपके
टेस्टिस के, उसमें क्या हो रहा है आपका, जो स्पर्म बना बट उसको कैरी करने वाले जो ट्यूब हैं, वास डिफरेंशिया जो है, यही क्या हो रहा है, बीच में अवरुद्ध हो गया। जैसे फैलोपियन ट्यूब बीच में मुड़ी हुई है या सीधी नहीं है, इसी तरीके से वास डिफरेंशिया भी क्या है, ये भी बीच में ब्लॉक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो आगे की तरफ नहीं आ पाता है, यूरेथ्रा में नहीं पहुंच पाता है। जब यूरेथ्रा में ही नहीं पहुंच पा रहा है, सीमेन में स्पर्म है ही नहीं, तो फिर आगे फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं बन पाता है। सो वास डिफरेंशिया एपिडिडाइमिस जो है या फिर वेरिकोसील में किसी प्रकार की रुकावट, ब्लॉकेज आ जाता है, और यौन जनित रोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे आपके क्लेमाइडियासिस है, गोनोरिया है, इन सब के कारण भी इनफर्टिलिटी होती है। ये सब क्या करेंगे, बेसिकली आपके जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है उसको अफेक्ट करेंगे। ये शुक्राणुओं की संख्या में कमी, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, शुक्राणुओं का अनियमित आकार, इनका क्षीण हो जाना, काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। ये कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि मेन काम जो होता है वो स्पर्म का होता है। स्पर्म ही मूव करके फैलोपियन ट्यूब तक जाता है और वहीं पे ओवम के साथ में फर्टिलाइज्ड होता है। अब अगर ये वीक है, स्पर्म जो है वो वीक है, मोटाइल नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो ओवम तक पहुंच नहीं पाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब जो हमने अभी पहले के बहुत सारे कॉजेज़ तो हमने देख लिए कि ये कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है लेकिन बच्चा तो चाहिए, तो बच्चा चाहिए तो क्या है, साइंस काफ़ी आगे आ चुका है एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुकी है। तो कई सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से जो बच्चे हैं, मतलब नेचुरल जो बायोलॉजिकल जो फीमेल है वो माँ बनना ही चाहती है तो वो माँ बन सकती है। बहुत ही फेमस आपका एक टर्म है IVF, आपने सुना होगा। तो ये जो पात्र निषेचन है, अंतःगर्भाशय शुक्राणु सेचन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली तकनीकी रूप से जो गर्भवती होती हैं महिलाएं, इन्हें क्या कहा जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहा जाता है, सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ। कई सारे ऐसे आपके मेथड्स हैं जिनसे क्या किया जा रहा है, जो हस्बैंड वाइफ हैं वो बच्चे का सुख प्राप्त कर सकते हैं। ये है आपका IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो एग होता है और स्पर्म जो होता है, इसको लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है। इन दोनों को ही फीमेल बॉडी के बाहर लैब में क्या कराया जाएगा, फर्टिलाइज कराया जाएगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट जो बनता है, जाइगोट क्या करेगा, इसको हम इसको वेट किया जाता है, इसको 8 सेल्ड स्ट्रक्चर तक क्या कराया जाएगा, इसको क्लीवेज कराया जाएगा। वेट करेंगे कि 8 सेल स्ट्रक्चर तक जाइगोट में क्लीवेज हो, ये डिवाइड हो जाए, फिर इस वाले स्ट्रक्चर को, जो आपका 8 सेल्ड एम्ब्रियो है, इसको फीमेल बॉडी में क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। फीमेल बॉडी में इसको क्या कर दिया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी मेथड को कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ये बहुत ही पॉपुलरली इसको कहा जाता है। इस तरह से जो बच्चा जो होता है, माता जो गर्भवती हो जाती है और 9 महीने के बाद में नेचुरल रूप से माता जो है वो डिलीवर करती है बच्चे को, तो उस बेबी को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है उसको, ठीक है ना। हालांकि ये टेस्ट ट्यूब में बना हुआ बच्चा नहीं होता है, ये माता के गर्भ में ही विकसित होता है। 9 महीने के बाद डिलीवरी होती है। ये ऐसा कोई टेक्निकली टेस्ट ट्यूब में नहीं विकसित होता है बच्चा, बट इसको बहुत ही कॉमनली टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, एग और स्पर्म को, अब ये कौन से कंडीशन में आपका IVF कराया जाएगा, हाई चांसेस होंगे कि एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। रीजंस आपके क्या हो सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, स्पर्म जो है वो उतना मोटाइल नहीं है कि वो एग तक पहुंच पाए, फर्टिलाइजेशन किसी भी रीज़न की वजह से नहीं हो रहा है, तो टेस्ट ट्यूब में क्या, लैब में क्या कराया जा रहा है, दोनों का ही
फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है एंड एम्ब्रियो को, 8 सेल्ड एम्ब्रियो को फिर फीमेल बॉडी में क्या किया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है एंड उसके बाद में जो बेबी हो रहा है उसको क्या कहा जा रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जा रहा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वाला है, इसको कहा जाता है अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन कहा जाता है। इसको कहा जाता है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कहा जा रहा है इसको। अब इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन में क्या हो रहा है, क्योंकि जो मतलब मेल बॉडी है वो क्या हो रहा है, इजैकुलेशन नहीं हो पाता है, स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है और ओवम तक नहीं पहुंच पाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो स्पर्म को क्या किया जाता है, स्पर्म को डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में उसको इंजेक्ट किया जाता है और फीमेल बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन किया जाता है इस वाले मेथड में। इस वाले मेथड में इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है, आपका स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल बॉडी में होता है। मतलब जो फीमेल है वो फर्टिलाइज्ड कर सकती है, वो हेल्दी है, कंसीव भी कर सकती है, फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, बट जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस वजह से स्पर्म को क्या किया जा रहा है, फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जा रहा है एंड उसके बाद फर्दर जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन होता है, कंसीविंग होता है एंड जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। आफ्टर 9 मंथ डिलीवरी एक हेल्दी बेबी का होता है। ठीक है ना। हालांकि ये जो प्रोसेस है आपका, ये एक वॉच ओवर होता है, कंटिन्यूअस देखा जाता है, चेकअप वगैरह के साथ में कराया जाता है। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, अब ये जो आपका जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र है, नाम से पता चल रहा है कि जाइगोट बन रहा है आपका। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया जो IVF है ये सेम ही है। बाहर क्या किया जा रहा है, लैब में जाइगोट बनाया जा रहा है, एग एंड स्पर्म का, एग और स्पर्म का क्या कराया जा रहा है, फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है, जाइगोट बन जा रहा है। तब जाइगोट को फीमेल यूट्रस में क्या कर दिया जा रहा है, इम्प्लांट कर दिया जा रहा है, ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है एंड आफ्टर दैट क्या हो रहा है कि जो फीमेल है वो एक हेल्दी बेबी को जन्म दे रही है। सो दिस इज कॉल्ड जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है आपका, इन वीवो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से थोड़ा सा अलग होता है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन बेसिकली आपका बाहर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, इसीलिए इसको इन वीवो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल बॉडी है, फीमेल जो है वो उसकी बॉडी में हेल्दी ओवम नहीं बन पा रहा है, या कई बार ऐसा रीज़न हो सकता है कि मेल जो है, जो स्पर्म का काउंट है या फिर स्पर्म किसी रीजंस की वजह से ओवम से फर्टिलाइजेशन नहीं करा पा रहा है। तो इस मेथड में अगर फीमेल बॉडी में ओवम हेल्दी नहीं बन पा रहा है तो दूसरी फीमेल का ओवम लेकर के फीमेल बॉडी में स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। ये फीमेल बॉडी में ही होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। एंड कई बार ऐसा होता है कि जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है तो फीमेल बॉडी में स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है एंड आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अगला है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ये इसी की तरह होता है जैसे जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र में क्या होता है कि गैमीट जो है वो हेल्दी नहीं है। ठीक है। या तो ओवम हेल्दी नहीं होगा या फिर स्पर्म हेल्दी नहीं होगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो गैमीट में ओवम को भी इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल ये फैलोपियन ट्यूब में एंड फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। अगर गैमीट जो ओवम है वो हेल्दी है तो स्पर्म को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में और फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो इसको कहा जाता है, इस मेथड को गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या हो रहा है, अभी हमने डिस्कस करा था कि इजैकुलेशन नहीं हो पा रहा है, सीमेन के साथ में जो स्पर्म है वो अच्छी मात्रा में नहीं बन पा रहे हैं
एंड फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आर्टिफिशियली लैब में क्या कराया जाएगा, इंसेमिनेशन कराया जाएगा। बेसिकली जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी में डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे ओवम के साथ में स्पर्म का निषेचन हो जाता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कराया जाता है। ये है ओवम। ओवम का जो न्यूक्लियस होता है ये क्या कर रहा है अभी फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि ओवम जो है वो मैच्योर हो चुका है और ये रप्चर होकर के फैलोपियन ट्यूब तक आ चुका हुआ है। अब ये वेट कर रहा है कि स्पर्म आए एंड फर्टिलाइजेशन हो। तो अब क्या किया जाता है, जो स्पर्म है वो क्या हो रहा है कि ये फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो स्पर्म को ही डायरेक्टली क्या किया जाता है, ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है एंड फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या किया जाता है, ओवम में डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। अब ये सारे जो हैं ये अलग अलग टेक्निक हैं जिसकी मदद से लास्टली क्या कराना होता है, फर्टिलाइजेशन कराना होता है और फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट होती हैं एंड बच्चे का सुख मिल सकता है कपल्स को, ठीक है। एक बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है, कई सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा, सरोगेसी का, सरोगेट मदर का। करण जौहर जो हैं ये फादर बने हुए हैं, सरोगेसी की ही हेल्प से ये फादर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो सरोगेट मदर कौन होती है एंड सरोगेसी क्या होता है, बेसिकली जो माँ होती है, दूसरी औरत, हस्बैंड वाइफ जो हैं, वाइफ जो है कई बार रीजंस की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही है वाइफ बेसिकली, तो क्या होता है, या फिर जो वाइफ है वो ओवम नहीं बन पा रहा है, या जो मेल है वो स्पर्म जो है वो नहीं हो पा रहा है। अगर कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल है एंड मेल है, स्पर्म एंड ओवम तो बहुत अच्छे हैं, मतलब हेल्दी हैं काफ़ी, लेकिन फीमेल जो है वो क्या हो रही है, तो फीमेल का ओवम और जो मेल है उसका स्पर्म तो दोनों ही हेल्दी हैं, लेकिन फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो दूसरी जो औरत रहती है वो क्या करती है, वो उन हस्बैंड वाइफ के जो एग होता है एंड स्पर्म होता है, जो जाइगोट होता है बेसिकली, उसको अपने गर्भ में रखती है, 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में रखती हैं एंड दूसरे मतलब एक कपल के बच्चे को दूसरी जो लड़की है, महिला है, वो क्या करती है, जन्म देती है उस बच्चे को। तो उस मदर को क्या कहा जाता है, उस महिला को सरोगेट माँ कहा जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है इसको सरोगेसी कहा जाता है। तो सरोगेसी में दूसरी महिला एक होती है जो एक दंपति के बच्चे को क्या करती है, अपनी गर्भ में रखती है और 9 मंथ तक अपने गर्भ में रखने के बाद बच्चे को जन्म देती है। तो वो जो मदर होती है वो सरोगेट मदर होती है, और ये जो प्रोसेस होता है आपका सरोगेसी होता है, ठीक है। तो ये हैं हमारे कुछ टेक्निक्स, आर्टिफिशियली जो लैब में फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है, इनकी मदद से क्या हो रहा है कि बच्चे का जन्म कराया जा रहा है। ये एक पिक्चर लगाया हुआ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, ये देखिए, ये है आपका, ये ओवरी है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि ओवेरियन स्टिमुलेशन कराया जा रहा है, हार्मोन थेरेपी दे करके ओवरी को स्टिमुलेट किया जा रहा है ताकि ओव्यूलेशन करा सके ये। और एग को क्या किया जाता है, एग लिया जाता है, और ये देखिए यहाँ पर स्पर्म जो है वो एग के साथ क्या हो रहा है, ये फर्टिलाइज्ड हो रहा है। फर्टिलाइज्ड होकर के क्या किया जाता है, ये जायगोट जो आपके बनते हैं, फिर इसको क्या किया जाता है, ये इम्प्लांट किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके के प्रोसेस से लैब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक चैप्टर का, और आज ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर था और चैप्टर 3 ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि क्लास अच्छी लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।